अच्छा, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें यहाँ पे बता दूं सारी की सारी चीजें जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है यहाँ पे एक जगह पे आपको प्राप्त हो जाती है। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वो कैसे? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। सारा पीडीएफ और भी सारे डिजिटल नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे मैं अपलोड करता हूं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए देखते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, आर्टिकल है और कुछ एडिटोरियल है, उसको यहाँ पे देखी जाएगी। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। साउथ कोरिया में बहुत सारा हौच पौच हो रहा है, जैसा कि वहां पे अगर देखा जाए सही मायने में तो वहां की गवर्नमेंट भी अभी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट तो स्टेबल नहीं है, ये तो बहुत ओल्ड बात है। बहुत सारा इस पे एडिटोरियल भी मैं कवर किया हूँ, डिटेलिंग भी दिया हूँ। लेकिन रिसेंटली क्या हुई, 179 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई, मारे गए। साउथ कोरियन जेट हिट्स वॉल आफ्टर क्रैश लैंडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब लैंड करती है ना, ये ट्रैक है, ठीक है, और प्लेन यहाँ पे लैंड करती है तो इस ट्रैक पे चलती है, तो यहाँ पे स्लिप करके यहाँ पे बड़ा वाल था, उससे जाके टकरा गई, जिसके कारण 179 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, ये इंसिडेंट आपके रिसेंटली और भी किस जगह पे हुआ है, तो यहाँ पे अजरबैजान से निकल करके कहाँ जा रही थी, ग्रोची, एक रसिया की कैपिटल है, ठीक है, ग्रोंजी, वहां पे जा रही थी और कजाकिस्तान में ही इस पे ड्रोन से हमला हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे 38-40 लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये इस पे किसके हाथ कौन यहाँ पे माफी मांगा है, तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन माफी मांगे। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो मतलब 2 केसेस हो गए हैं अगर देखा जाए सही मायने में। तो 179 लोगों की मृत्यु हो गई है यहाँ पे कोरियन, इसमें कोई रसिया का हाथ नहीं था। लेकिन तो ये चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ 2 इंसिडेंट हुए हैं। अब यहाँ पे हर उम्र के लोगों की जान भी गई है। प्लेन का यहाँ पे क्या नाम था, तो बोइंग 737-800 जेट यहाँ पे जो क्रैश करता है 9:03 AM सुबह ही ये चीजें इंसिडेंट हुई कल। दूसरा जो बगल में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आम आदमी पार्टी बीजेपी यहाँ पे वोट को लेकर के काफी इश्यू निकल के आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो वोट है ना उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, ये लालच के कारण, क्योंकि इलेक्शन पता है इनको ये हारने वाले हैं। इस प्रकार की चीजें चल रही है दोनों के बीच में। बहुत सारे रिसेंटली स्कीम्स भी आई हैं, आप समझ सकते हैं। तो स्कीम्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए स्कीम। और यहाँ पे वोटर लिस्ट फ्रॉड की भी चीजें निकल के आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोटर लिस्ट फ्रॉड क्या है, मतलब जितने लोगों की वोटर लिस्ट में नाम थी उसमें से लोगों की संख्या घटी है। जितने लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है उनको हटाया भी गया। अब एलिजिबल किस आधार पे नहीं है, कितने लोगों को कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, कितने लोगों को कहा जा रहा है कि ये एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए उनका नाम हटाया गया। लगभग 10 से 12 हजार के आसपास लोगों का नाम हटा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछली असेंबली की जो चुनाव थी दिल्ली के, उसमें 5 से 10 हजार में कई सारे ऐसे सीट थी जहां पे विक्ट्री हासिल करी थी आपकी आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पे अगर बीजेपी इस प्रकार से चीजें लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें तो पहले से ही फिक्स हो जाएंगी। तो ये चीजें भी निकल के आ रही है। अब एक्चुअली में मुझे ये थोड़ा सा साउथ कोरिया की लोकेशन को दिखाना है और समझाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। साउथ कोरिया का जब लोकेशन देखेंगे तो ये रहा आपका, यहां से निकल के आ रहा है, ये बॉर्डर है, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया का लोकेशन और ये साउथ कोरिया के लोकेशन। इसकी कैपिटल सियोल है और वहीं पे इसकी कैपिटल नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, उसकी लोकेशन यहाँ पे आती है, ठीक है। ये रहा प्योंगयांग। अब जब आप ये देखेंगे नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली में घबराइए मत, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी अभी आपको दूंगा मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल भी आया है, जो स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे नहीं है उसको लेकर के आर्टिकल भी आया है। उस पे मैं सोचा हूं कि जो इनकी इतिहास है ना, इन लोगों की, भैया की, इन भाई लोगों की इतिहास ही आपको समझा दूं, हिस्ट्री कि कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में वो चीजें आपको बताऊंगा मैं और वो चीजें समझ में आएंगी। ये चाइना है, तो ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे ये चीजें हैं।
जिसके कारण साउथ कोरिया को यहाँ पे यूएसए, जापान जैसी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे रसिया, चाइना जैसी कंट्री सपोर्ट करती है। तो दोनों का एक अलग डिवाइड चीजें हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये लोकेशन के हिसाब से आपको दिखा दिया मैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको देखी जाएगी और समझी जाएगी। जैसा कि मैं कई बार इस एडिटोरियल को जो आज निकला है, तो इस टॉपिक को मैं कहूँगा कई बार मैंने कवर किया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ पहलुएं हैं जिन पे मुझे लगा कि यहाँ पे बतानी चाहिए। उस चीज़ों पे मैंने एडिटोरियल को सेलेक्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें किस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको प्राप्त होगा कि इसके बहुत सारे प्रॉज हैं, ठीक है, प्लस बहुत सारे कमियां भी हैं। अब दोनों एक साथ यहाँ पे करके देखी जाएगी। सही मायने में अगर इस चीजों को देखेंगे तो भारत के संसद में इसमें एक बिल पास हुआ है और अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 129, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। ये बिल 129वां है और ये इसीलिए है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी एक साथ लोकसभा प्लस आपका स्टेट असेंबली, इन दोनों का, चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका इलेक्शन एक साथ हो। और कौन सा आर्टिकल उसके लिए डाला गया है? आर्टिकल 82A डाला गया, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 82A डाला गया है और ये जो रिफॉर्म है सिंक्रोनाइज करेगा इलेक्शन एक ही साथ हो। लेकिन ये कब तक ये चीजें हैं? तो ये आने वाले समय में कुछ सालों में ये इम्प्लीमेंट करने की बात चली गई है। तो ये अमेंडमेंट बिल आया है और अमेंडमेंट बिल में इस प्रकार की मांगे कर रही हैं कि जो इलेक्शन चल रही है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए, दोनों इलेक्शन, एक लोकसभा और दूसरा आपका स्टेट असेंबली की इलेक्शन को। यहाँ पे इस चीज की डिमांड करी गई है। बिल की अगर हम बात करें सही प्रकार से, तो ये अमेंड करता है आर्टिकल 83, 172, 327, इस प्रकार की चीजों को अमेंडमेंट करता है। और जो सेकेंड बिल है वो यहाँ पे ये 2034 तक इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की भी बात करी गई है, 2034। सेकेंड बिल यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल है 2024 का। ये अलाइन करता है टेन्योर ऑफ यूनियन टेरिटरी की टेन्योर कितनी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली विथ लोकसभा स्टेट असेंबली, इन दोनों चीजों को लेकर के यहाँ पे चीजें, यही चीजें यहाँ पे बोली गई हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, जो मुझे आपको बतानी थी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करी गई है, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी से और असेंबली से लोग उठेंगे। जयप्रकाश नारायण की जो चीजें थी यहाँ पे एक क्रिटिक के रूप में भी देखी जा रही हैं कि ये इन चीजों के आलोचक थे। तो ये कहीं ना कहीं हर प्रकार से क्वेश्चंस भी उठा रहा है। इन चीजों को डिटेलिंग में यहाँ पर नोट्स के माध्यम से मैं दूंगा। तो जो प्रपोज किया गया है आर्टिकल 82A, यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको एक एक लाइन पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे मिल जाएगी, वो चीजें आसानी से समझ में आएगी। तो अमेंडमेंट किया गया है आर्टिकल 83, 172 और 327 और ये इफेक्टिव होगा पोस्ट 2029। किस चीज के लिए? तो एक प्रकार से एक ही बार में इलेक्शन होगा। आप जाएंगे MP चुनने, MLA भी चुनेंगे, ठीक है, एक ही बटन से। अब ये बताइए, MP का इश्यू अलग होगा जो रीजन के होंगे उस क्षेत्र के, और MLA वाले जो रीजन होंगे उनकी जो प्रॉब्लम होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, इश्यू होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो अलग होंगे। तो एक ही साथ कैसे ये चीजें रिजॉल्व होंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में ही निकल के आ रहा है। दूसरा, जो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली विथ लोकसभा और स्टेट असेंबली, ये भी अमेंडमेंट बिल पास हुई है। तो यूटी को भी छोड़ा नहीं गया है, उसको भी समेट लिया गया है। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, सही प्रकार से इफेक्टिव तरीके से अपने प्रशासन को यहाँ पे लेकर के चलने की बात कही जाएगी, और रिड्यूस करेगा इलेक्शन की फैटिग और फ्रीक्वेंट डिसरप्शन, यानी हर प्रकार से मान के चलिए, मॉनिटरी हो गई, फिनेंशियल हो गई और डिले चीजें हो गई, सब एक ही प्रकार से इलेक्शन में यहाँ पे कवर कर दी जाएगी अगर एक प्रकार से इलेक्शन होगा तो, क्योंकि पैसे भी तो कम खर्च होंगे। नेक्स्ट, कंसर्न और क्रिटिक क्या है? तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा। फ्री और फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी,
प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी जो बोल रहा हूं उसके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें ना, तो इस चीजों को आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट से निकल के आएंगी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आपको जिस प्रिंसिपल पे कार्य कराने हैं वो आपको कराने होते हैं। राइट टू वोट भी फंडामेंटल राइट नहीं है, समझ सकते हैं आप। ये सब चीजें जो नहीं है उस पे फोकस भी करने की बातें बोली गई है। ग्लोबल डिसइल्यूजनमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी है अगर तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अल्टरनेटिव, ये जो है एथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है भारत में, डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा ना कि तानाशाही वाली चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी। जय प्रकाश नारायण इसी इंडियन डेमोक्रेसी के क्रिटिक थे। तो ये कहते हैं कि रिस्क में है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो होगी मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है तो माइनॉरिटी यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी ये इसकी रिस्क वाली फैक्टर को लेकर के जयप्रकाश नारायण यहाँ पे बोला है। ये वही है जयप्रकाश नारायण दोस्तों, याद करिए बिहार की धरती से निकल कर आए हैं। डेमोगोगी एंड पॉपुलिज्म, एक्सप्लॉइटिंग पब्लिक सेंटीमेंट थ्रू डिविसिव रिटोरिक। अब एक ही प्रकार से आप इलेक्शन करवा रहे हो लोकसभा और असेंबली के, ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा मुद्दे किसके निकल के आएंगे, स्टेट की पावर यहाँ पे घटेगी, वही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो अभी आपको बताया, हाई फिनेंशियल कॉस्ट जो है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे पैसे की डर से, फिनेंशियल की डर से हम हर चीज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे चीजों में पैसा खर्च होना चाहिए सही मायने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनल जो इश्यू है ना, रीजनल इश्यू जो क्षेत्रीय, वो कैसे उठेगा, तो नहीं उठ पाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीजें हैं। इनएडिक्वेट कंसल्टेशन हुआ है, तो यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन मात्र 10 दिन के लिए छूटा है। तो यहाँ पे कैसे पब्लिक इन सब चीजों पे डिबेट करेगी या फिर स्वयं समझेगी, और सही मायने में ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लैक ऑफ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेलिंग दिया भी नहीं गया है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है ना, छोटी तो चीजें है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत सारा मतभेद भी होता है, उन चीजों को भी नहीं दिखा गया। सुपरफिशियल फ्रेमिंग की बात करी गई है, हाँ यस और नो कौन कह रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा ये दो इशू निकल के आया, पहला सेंट्रलाइजेशन, दूसरा फेडरलिज्म। अब जब वर्ड आ गया है फेडरलिज्म तो यहाँ पे समझिएगा, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे सेंट्रल नहीं ले रहा हूँ, सीधे यूनियन कह रहा हूँ, ठीक है। और यूनियन कहने का मतलब यही ले लीजिएगा, यूनियन एक प्रॉपर लेजिटिमेट वर्ड है, सेंट्रलाइजेशन से भी अच्छा वर्ड, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर पावर को एक ही हाथ में केंद्रित कर लेना। यहीं पे फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, एक स्टेट को दूसरा सेंटर को, ठीक है। तो इस कैरेक्टर पे भी बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। आप सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं ना इलेक्शन की, तो ये जो मार्जिनलाइजिंग स्टेट स्पेसिफिक इशू है, इसकी हम बात कर रहे हैं उन स्टेटों की जहां पे मार्जिनल लोग रहते हैं। मार्जिनल मतलब जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लद्दाख हो गई, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हो गए, यहाँ पे तो इनकी अलग इश्यू है ना, तो मेन लैंड से ये हटे भी हुए हैं। रिसेंटली मणिपुर का तो अलग इश्यू है, उसको तो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे कैसे डील करेंगे इस प्रकार की चीजें अगर चलेंगी तो यही चीजें यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बोली गई हैं। कर्टेलिंग इंक्लूसिविटी, यानी सबको लेकर के चलने की जरूरत है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेड करी जा रही है उस चीजों को जो इरोड कर रहा है, क्या, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। डाइल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, अब इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, यहाँ पे जो इलेक्शन है ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल करता है, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते रहते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिड्यूस करेगी वोटर की स्क्रूटनी, तो ये चीजें निकल के आएंगी। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं सही प्रकार से, ताकि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन जो
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे पार्टिसिपेट करेगा, यानी मिला करके चलेगा इन चीजों को, तो इनको एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर के चलने की जरूरत है। भैया आप बताइए क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। आप ऐसे बिना डिबेट किए, बिना सब कुछ किए बिल नहीं पास करिए। दूसरी चीजें, अगर बिल पास हो रही है तो उसकी चीजों को भी बताइए, क्या इश्यू होगी, क्या इम्पैक्ट होगी, सब चीजें बताइए। प्रोटेक्ट करिए फेडरल स्पिरिट जो भारत के संविधान में निर्मित है, उस चीजों को लेकर के चलिए। ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फेडरल स्पिरिट स्ट्रेंथन करिए, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी तय करिए, ऐसे ही मत बना दीजिए कोई चीज। अकाउंटेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, सिटीजन और पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो वन नेशन वन इलेक्शंस, ये जो हो रही है चीजें, ये रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ लेटर और स्पिरिट पे क्वेश्चंस निकाल के लाए। तो इसी को लेकर के बहुत प्यारा एडिटोरियल था। डेमोक्रेसी पे क्या प्रोज और कॉन्स था, ठीक है, वो आपको मैं बताया। तो हर प्रकार से अगर सेंटर, जिसे हम यूनियन कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग इश्यू है, अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपकी असेंबली की सीट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी कौन सी सीट आएगी, एमपी की सीट आ जाती है। तो ये संसद में बैठेंगे, ये असेंबली में बैठेंगे, इनकी जो है प्रॉब्लम अलग आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम अलग निकल के आती है। इनका डिमांड भी अलग आता है, इनका पैसा भी अलग आता है, इनका डिमांड और इनका पैसा भी अलग आता है। इनका रीजनल इशू है, छोटे छोटे पेट्टी इश्यूज आ जाते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े इशू आते हैं। तो ये एक अलग प्रकार से सबको एक ही में समेट दिया गया है, समझे आप। तो वो चीजें निकल के आ रही है जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई है। समझ में आई है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। अच्छा, एक चीज आप मेरे सपोर्ट में कर सकते हैं कि इसको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट न्यूज। ये जो जीनत थी, जीनत कौन है, एक टाइग्रेस थी, ठीक है। ये टाइग्रेस, इसको उड़ीसा वाले एरिया में फिर से ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया। तो यही वो जीनत थी जो उड़ीसा से लेकर के झारखंड, झारखंड से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के वेस्ट बंगाल तक सफर करी थी, और इसको पुनः उड़ीसा में बोला जा रहा है कि ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया। तो इसको पुनः बंगाल वाले केज में डाला गया। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ पे इसको रखा जाएगा। मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हुई है यमुना में, यहाँ पे विसर्जन हो रही है। ये पिक्चर देख सकते हैं आप। यहाँ पे इश्यू भी निकल के आया है कि कांग्रेस लेड कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं थे जब विसर्जन हो रहा था, केवल बीजेपी के कैंडिडेट थे, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाला। कोनेरू हम्पी, ये पर्सनालिटी सभी लोग जानते होंगे, काफी फेमस पर्सनालिटी है ये। रिसेंटली वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और ये 37 ईयर ओल्ड, ये विजयवाड़ा से निकल के आती हैं और ये जीती। ये एक अच्छी बात है भारत के लिए कि हम लोग वर्ल्ड फाइड का चेस चैंपियन जो सिंगापुर में हुआ था उसको डी गुकेश ने जीता है, डिंग को हरा के, और ये हम लोगों ने जीत लिया वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, अच्छी बात है। यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, FTA, ये हाई हो सकता है आपके ट्रम्प एरा में। जैसा कि मैं कई बार कह ही रहा था कि ये कैपिटलिस्ट या फिर क्रोनी कैपिटलिस्ट क्लास की पार्टी आ रही है। वैसे तो USA की अगर बात करें ना, तो वो कैपिटलिस्ट क्लास को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन ट्रम्प जो है स्वयं ही कैपिटलिस्ट है। तो इन चीजों का कुछ नया कोई मतलब निकलेगा नहीं, वो तो फोकस करेंगे ही अपनी कंट्री पे। और देखते हैं इंडिया कैसे इस चीज को लेकर के चलेगी। और इंडिया की आवश्यकता USA को है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो चीजें निकलेगी, देखी भी जाएगी कैसे चीजें चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कुचिपुड़ी देखिए परफॉर्मिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये सी बीच है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे 1500 कुचिपुड़ी डांसर, ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस विशाखापट्टनम में ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, MGM पार्क। तो ये चीजें चली हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं। इन परफॉर्मिंग आर्ट्स पे क्वेश्चंस बने हैं, इनकी मुद्राओं से क्वेश्चंस बने हैं, फिंगर किधर को होती है, इससे क्वेश्चंस बने हैं। ये काफी टफ महसूस होते हैं क्वेश्चंस जब आप टैकल करेंगे एग्जाम सेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार के डांस के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको देना चाहेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले किसको कहते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए।
तो ऐसे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स से जुड़े होते हैं, जैसे नाट्य शास्त्र, भारता, ठीक है, इनकी ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग आप एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग, अभिनय होगा, रिदम होगा, नृत्य होगा, स्पिरिचुअल डिवोशन होगा, भक्ति होगी, इन सब चीजों से यहाँ पे अटैचमेंट होना चाहिए। इसको कहेंगे क्लासिकल डांस। अब कौन कौन है? तो भारतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, सट्टली। अब ये भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु की मानी जाती है। ये ग्रेसफुल मूवमेंट और डिवोशन फोकस करती है। कथक नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में मान सकते हैं, ठीक है। तो फुटवर्क और स्टोरी टेलिंग थ्रू स्पाइंस, ठीक है, अपने कमर को हिलाते हुए ये चीजें होती हैं। कथकली केरला में होता है। कथक और कथकली में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये इलाबोरेट कॉस्ट्यूम, फेशियल एक्सप्रेशन, मिथोलॉजिकल थीम पे कार्य करता है कथकली, याद रखिएगा। उड़ीसी उड़ीसा का है, स्कल्पचर, पोजेज और फ्लूइड टॉर्सो मूवमेंट होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आ गया आपका, तो आंध्र प्रदेश का है। डांस, ड्रामा, ट्रेडिशन और एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर चलता है इसमें। मणिपुरी मणिपुर का है, जेंटल डिवोशनल थीम होती है, फ्लोइंग मूवमेंट। मोहिनीअट्टम केरला का है, फेमिनाइन, ग्रेसफुल, लिरिकल मूवमेंट चलती है। सट्टारिया आसाम की है और ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, जिसको भाव बोलते हैं, ये इमोशंस दर्शाता है। म्यूजिक, जिसको संगीत कहते हैं। इंटीग्रल इंक्लूड क्लासिकल राग के बारे में बताता है। इन रागाज को यहाँ पे देखा जाता है। इसकी उपयोगिता है इस म्यूजिक को, बहुत सारे रागाज होते हैं, 6 के आसपास रागाज होते हैं अलग अलग टाइम पे यहाँ पे, ठीक है। ये इनकी उपयोगिता होती है। सुबह मॉर्निंग में भी अलग राग होते हैं। राग से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है। दूसरा, स्पिरिचुअल और कॉस्ट्यूम, मेकअप, इन सब की भी इंपॉर्टेंस होती है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को, यही सही बात है, हेरिटेज को। आर्टिस्टिक, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक एलिमेंट भी यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। यूनेस्को में रिकॉग्निशन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में। समाधान यहाँ पे देखा जाएगा, कंक्लूजन। तो इंडिया की क्लासिकल डांस इज नॉट जस्ट ए परफॉर्मिंग आर्ट बट ए मीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन और कल्चरल एक्सप्रेशन। इन चीजों का भी समागम इसमें देखने को मिलता है। किसमें? क्लासिकल डांस में। आशा करता हूं इसके माध्यम से जो चीजें आपको एक्सप्लेन किया ना, वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। एडिटोरियल को यहाँ पे देखेंगे। तो डेंजरस स्काइज, अभी रिसेंटली हम सभी लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन के वार में एक टारगेट हो जाता है अजरबैजान का क्या प्लेन, जिसमें 38 लोगों की जान चली जाती है। यही कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है। प्लेन का नाम क्या था? इम्बेरर 190। तो ये बाकू से उड़ा अजरबैजान से और रसिया के ग्रोंजी सिटी में जा रहा था। रसिया के ग्रोंजी सिटी में जा रहा था, तो वहीं पे इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कुछ किलोमीटर पर आकाटू के आसपास से करनी पड़ी। तो ये डाइवर्टेड और अटेम्प्ट किया गया इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये चीजें हुई, अब जिसके कारण वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट ये एयरबॉर्न अटैक को झेला है, जिसके कारण ये क्या हुआ? एयरबॉर्न अटैक मतलब कि कुछ लोग पहले इस पे जज कर रहे थे ना एक्चुअली, कि यहाँ पे जो प्लेन उड़ रही थी, ठीक है, प्लेन उड़ रही थी जब, तो ये प्लेन जब उड़ रही थी उसी वक्त यहाँ पे कुछ एयरबॉर्न ही प्रॉब्लम निकल के आई। तो वहां पे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, थंडरिंग होती है, बर्ड से लड़ जाती है ये प्लेन आपकी, तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है, तो इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, वो आ नहीं पाती है, डिजिटल डाटा इसी में रिकॉर्ड है, वो चीजें रिकवर करी जाएंगी तो आएगा न्यूज कि एक्चुअली में सही मायने में क्या हुआ था, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। हालांकि यहाँ पे पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं वो सीधे माफी मांगे हैं अजरबैजान के लीडर से, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को यहाँ पे अलग तरीके से देखा जा रहा है। अब अजरबैजान और यूएस ऑफिशियल यहाँ पे ब्लेम किए हैं रसियन एयर डिफेंस सिस्टम को कि इस प्रकार से चीजें हैं। हालांकि यहाँ पे जैसा कि मैं बताया पुतिन माफी मांगे हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ हार्टेड अपॉलजी यहाँ पे बोली जा रही है।
अब देखिए ये अजरबैजान और यूएस ये दोनों अगर एक आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट में ही चीजें निकल के आएंगी। अब दूसरी चीजें आएंगी, यहाँ पे क्या बोली गई हैं, भले ही यहाँ पे इंटेंशन ना हो मारने का, लेकिन अगर ड्रोन उड़ के इस प्लेन को अटैक करी है, ठीक है, तो वो उन लोगों की गलती है। तो ये चीजें तो है, माननी तो पड़ेंगी। तो कजाकिस्तान एयर क्रैश होती है और यहाँ पे अर्जेंट रिस्पॉन्स भी लिया जाता है। एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शंस इस रीजन में चल रही है, जिसके कारण उन रीजन में कुछ रीजन ऐसे हैं जो रसिया के बाउंड्री और यूक्रेन की बाउंड्री पे इन प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू था जो मुझे आपको बताने थी। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक ये चीजें जा रही थी। अब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपकी ग्रोंजी है, ठीक है, और यहाँ पे आने के लिए ये चीजें चल रही थी। अब यहाँ पे आप देखिए आपका इसी जगह पे प्लेन आनी थी, लेकिन जो कजाकिस्तान है इसके शहर में यहाँ पे समवेयर यहाँ पे प्लेन डाइवर्ट करनी पड़ी और यहाँ पे इशू निकल के आई। तो ये प्रॉब्लम निकल के आई है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे लोकेशन आप देख लिए, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये दोस्तों। एक्चुअली ये अगर सही मायने में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और यहाँ पे समवेयर आ जाता है आपका एरल सी, ठीक है। तो ये MBCA, तो ये नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये जो भी चीजें हैं आपकी, ऐसे आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल है, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको देखेंगे। तो कोरियन ड्रामा, तो ये अभी आपको बता ही रहा था मैं कि कोरियन पे इशू काफी निकला है, उस चीज को देखा जाएगा। जैसा कि यून सुक यूल वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका इम्पीचमेंट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया इम्पीचमेंट यहाँ पे? तो उनका इम्पीचमेंट किया गया क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, मिलिट्री रूल लगा दिया था। अब मिलिट्री रूल जब से कंट्री आजाद हुई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवीजन हुआ, उसके बाद से मिलिट्री रूल यहाँ पे नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे लगाने पे बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। इसी पॉइंट को पकड़ के अपोजिशन गवर्नमेंट को यहाँ पे धर दबोचती है, और पार्टी में जो पार्टी के मेंबर भी हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये यून सुक यूल को इम्पीचमेंट मोशन 2 बार होता है, तो इसके कारण पहली बार तो नेग्लेक्ट हो जाती है, दूसरी बार इम्पीच कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आई हैं यून सुक यूल की। अब यून सुक जो प्रेसिडेंट बनते हैं 2022 में, बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा इनके अंदर ग्रेविटी नहीं रहती है, जिसके कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा इनके पास नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चला रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, अप्रैल में इस साल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को पुनः जीतती है और अपनी यहाँ पे लीड करती है पार्लियामेंट में यहाँ पे, और प्रेसिडेंसी और अपोजिशन कंट्रोल्ड नेशनल असेंबली यहाँ पे उनका जो दबदबा है थोड़ा बढ़ जाता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल असेंबली, इन सब चीजों में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। क्यों, किस चीज के लिए? तो मिलिट्री रूल की वजह से ये प्रॉब्लम निकल के आई थी। इम्पीच किया गया है प्राइम मिनिस्टर हान जो स्टेप्ड इन है, इनको भी यहाँ पे इम्पीच किया गया। अब क्यों? अब ये देखिए, जब यून सुक यूल के बाद से यहाँ पे इनको बैठाया गया, अब इनको बैठाने की इनको भी कर गया थे। फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया में इम्पीचिंग इन इंटरिम लीडर को इम्पीच कर दिया गया। क्यों, उसका कारण सुनिए। तो हांस ने यहाँ पे, मिस्टर हांस यहाँ पे रिफ्यूज किए हैं जो 3 जज को अपॉइंटमेंट करने की जरूरी थी, यहाँ पे फिल वैकेंसी। तो इनका भी कहना है 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठती है जो जज की हम बात कर रहे हैं, तो उसको ये अपॉइंट नहीं किए, ठीक है। तो इनका भी इम्पीचमेंट आ गया भैया। अब देखिए 3-4 लोगों का इम्पीचमेंट आ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफी अनस्टेबल है। तो इनका ये कहना है, देखिएगा ध्यान से, तो जो 6 जज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में शुड रूल इन फेवर ऑफ द इम्पीचमेंट, और ये इशू निकल के आ रही है कि जब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है तो हम अपॉइंटमेंट कैसे करें, इसीलिए अपॉइंटमेंट इन्होंने किया नहीं और इनका भी इम्पीचमेंट आ गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो
यहाँ पे डिले भी कर रहे थे। ये इश्यू निकल के आ रहा है। पीपल्स पावर पार्टी यहाँ पे क्या आर्गू कर रही है? ओनली एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैज द पावर टू साइन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। समझ गए आप बात को? ओनली पीपल्स पावर पार्टी आर्ग्यूड ओनली एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, ये अपॉइंटेड है। समझ में आ रहा है बात को ना? हाँ, तो यही चीजें हैं जो यहाँ पे बोले। तो इकोनॉमिक वोज है, सिक्योरिटी की चैलेंजेज हैं, नॉर्थ से हैं ही। तो नॉर्थ एक्चुअली ये देखिए ना, अच्छा यहाँ पे है नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ आपका ये हो गया और साउथ कोरिया ये हो गया। तो यहाँ पे ये बाउंड्री है 38 डिग्री की, जिसके कारण ये हमेशा मतलब मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल का, ये ना न्यूक्लियर मिसाइल का हमेशा टेस्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो यही सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं। इन सब चीजों को देखा जाए तो डीपेस्ट क्राइसिस में साउथ कोरिया पहुंच रहा है। न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे कंसेंसस के माध्यम से आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा मैं आपको कि क्या इतिहास है, क्यों इतना चर्चा में चल रहा है और क्या क्या कारण हो सकता है। उन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया को अगर समझा जाए सही प्रकार से, एक ओवरव्यू, तो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आपको मिलेगा कि ये कोरियन पेनिनसुला है, ईस्ट एशिया में आता है, बॉर्डर करता है चाइना से, रसिया, और सराउंडेड बाय येलो सी ऑफ जापान। डिवीजन इसका होता है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 में। पेनिनसुला डिवाइड किया जाता है 38 पैरेलल, जो कि बताया मैं। नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को रसिया, यूएसएसआर, और एक कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में स्थापना होती है। साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय यूएसए इस्टेब्लिश करता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट। डिवीजन सॉलिडिफाइड होती है आफ्टर कोरियन वार 1950 और 53 के बीच में भयंकर युद्ध होता है, याद रखिएगा। और इंड होता है इन एन आर्मिस्टिक, नॉट इन पीस ट्रीटी। कोई पीस ट्रीटी नहीं है, युद्ध करने पे बस विराम हो जाता है सिंगली। तो दो नेशन टेक्निकली एट वार यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वार से जब छूटते हैं ये लोग, तो यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं एक इंडिपेंडेंसी की। चलो भैया, आप नॉर्थ में चले जाओ, हम साउथ में। अब साउथ कोरिया की थोड़ा सा चीजों को समझिए। तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है यहाँ पे। प्रेसिडेंट सर्व करते हैं हेड ऑफ द स्टेट। इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ये रैंक करती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में, वन ऑफ द। तो इंडस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में सैमसंग, एलजी, ऑटोमोबाइल की बात करें तो हुंडई, किया, शिप बिल्डिंग की बात करें तो के पूप और फिल्म्स, ये सब चीजें यहाँ पे है। यानी ये इकोनॉमी की चीजों को दर्शा रही है। नोन एज वन ऑफ द 4 एशियन टाइगर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 4 एशियन टाइगर इन चीजों को यहाँ पे रिजेंबल करते हैं। मिलिट्री की बात करें तो एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटी भी है इनके पास। स्ट्रॉन्ग अलायंस विथ यूनाइटेड स्टेट है, तभी तो ये चीजें अभी तक चल रही हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ वाली। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर मेल्स ड्यू टू नॉर्थ कोरियन थ्रेट। यहाँ पे आवश्यक है, आपको मिलिट्री की सर्विस कुछ सालों तक देनी ही पड़ेगी। सोसाइटी एंड लिविंग कंडीशंस की बात करें तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एडवांस हेल्थ केयर है, एजुकेशन की सिस्टम अच्छी है, भारत जैसी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है। थ्राइविंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इन चीज़ों पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टाइज है यूएस के साथ, जापान के साथ, यूरोपियन नेशन के साथ। रीयूनिफिकेशन की बात करी जा रही थी विथ यहाँ पे डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, लेकिन ऐसी कोई चीजें हो नहीं पाई, ना ही हमको लगता है होंगी। की इशू और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उन चीजों को अगर देखेंगे तो कोरियन वार लीगेसी है जो आर्मिस्टिक 1953 में क्रिएट करी गई थी। और ये क्रिएट क्या कर दी है, तो ये डीएमजे, डीमिलिटराइज जोन बनती है। इसमें आप हथियार नहीं चला सकते, ना यूज कर सकते, ना ला सकते हैं, ये एक जोन है। लेकिन बट लेफ्ट ओवर अनरिजॉल्व टेंशन, ऐसे ही छोड़ दिया गया। न्यूक्लियर टेंशन की बात करी जाए तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर की धमकी तो हमेशा सबको देता रहता है, ये चीजें तो हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो नॉर्थ कोरिया फेस करता है इस प्रकार का क्रिटिसिज्म, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड देखता है कि ये कैसे टोटलिटेरियन टाइप से गवर्नमेंट चला रहे हैं किम जोंग उन, समझ रहे हैं। ये चीजें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ये।
सीवियर वायलेशन होती है। जबकि नॉर्थ साउथ कोरिया की बात करें तो ये डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अगर चलाते नहीं भैया तो मार्शल लॉ आप थोड़ा समय के लिए लगा रहे हैं तो आपको इम्पीच कर दिया गया। सोचिए, इस प्रकार की क्वालिटी आप डेमोक्रेसी चल रही है, समझ सकते हैं आप। ये फ्रीडम है भैया, यहाँ पे प्रेस की भी फ्रीडम है, यहाँ पे ह्यूमन को फ्रीडम है, ठीक है। ह्यूमन के राइट्स को लेकर के सभी लोग अटेंटिव रहते हैं, कंट्री के लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अटेंटिव रहते हैं। ये दूसरी कंट्री जैसे नहीं है, खास करके नॉर्थ कोरिया जैसे नहीं है, ठीक है। रीयूनिफिकेशन की अगर बात करें तो बोथ नेशन एक्सप्रेस करते हैं इंटरेस्ट रीयूनिफिकेशन में, दोनों नेशन, लेकिन डिफर करते हैं अपने अपने टर्म्स पे, शर्तों पे अलग। ये रीयूनिफिकेशन की भी बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये चीजें सफल हो पाएंगी, क्योंकि अब तो जियो पॉलिटिक्स बहुत आगे चला गया और बढ़ भी गया है, ठीक है। अपनी अपनी एक लाइनें खींच गई हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। डिवीजन ऑफ कोरिया की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजिकल और सिस्टमेटिक, तो इन चीजों में अंतर आ जाती है यहाँ पे। तो गवर्नेंस, इकोनॉमी, ग्लोबल स्टैंडिंग। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की हम बात करें अगर, तो नॉर्थ कोरिया टोटलिटेरियन, तानाशाही की तरह गवर्नमेंट चलाता है वहां पे, ठीक है। जबकि साउथ कोरिया यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर के चलता है, और नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आइसोलेट होकर के अपनी मिलिट्री पे फोकस कर करके ये पीपुल के वेलफेयर पे ध्यान देता है। तो ये कहता है कि हम पीपुल ओरिएंटेड कार्य करते हैं। इस प्रकार की चीजें चलती हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको बतानी थी, किसको लेकर के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लेकर के। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, समय रहते उसका जरूर से मैं आंसर दे दूंगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना था, अच्छे से मैं दिया हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। 36% ऑफ टीबी पेशेंट तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेंट के रूप में मिले गए। तो ये एक सर्वे है, सर्वे कौन सा है, REACH। ये सर्वे क्या है, तो रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ, ये रिच। तो रिच का सर्वे है, तमिलनाडु की है, टीबी पे रिपोर्ट निकल के आई है, और इन रिपोर्ट में यही डाटा बोली गई है। 36% ऑफ टीबी पेशेंट तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब इन रिपोर्ट को हम देखेंगे, ठीक है, टीबी के रिपोर्ट को। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले उम्र वाइज यहाँ पे चार्ट है, कितने कितने लोगों को कैसे है। 3% 0 से लेके 14 साल तक टीबी के पेशेंट, 20% 60 साल और उससे ऊपर, 15 to 59 77 पर। सॉरी, ये जो आंकड़ा है ये कितना बड़ा है समझ सकते हैं। मेन 66 और वुमेन 34, ये 36.6% के आसपास यहाँ पे तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट के केसेस आ रहे हैं। माइग्रेंट क्या होते हैं, आप हैं आंध्रा में, चले गए तमिल वाले रीजन में, आप हैं यूपी में, चले गए बिहार वाले रीजन, इस प्रकार के माइग्रेंट। यहाँ पे चार्ट शो कर रहा है कि माइग्रेंट कैटेगरी बाय लोकेशन। तो लोकेशन वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से 8%, 8.4, 21, 62% के आसपास। तो इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग अंडर नरिश्ड हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज है ये प्रॉब्लम हो रही है, अल्कोहल के एडिक्ट हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रकार के ओबेसिटी है, कॉन्टैक्ट PHLV, ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब बहुत सारे लोग माइग्रेंट हैं, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटका, पौंडी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इस प्रकार की चीजें भी निकल के आ रही हैं, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इन दोनों में क्या अंतर है। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य है MP और आप चले गए कर्नाटका में, तो ये एक राज्य से दूसरे में प्रवेश किए। इंट्रा स्टेट क्या है, एक है MP और एक जिला से निकल के दूसरे जिला में पहुंच गए, MP के अंदर है, तो ये इंट्रा स्टेट हो गई। तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं केस। अब यहाँ से तो कोई पूछेगा नहीं, जितना अभी तक आपको लगभग मैं पढ़ाया, एक्सेप्ट ये रीच वाले चीजों को निकल करके, या तमिलनाडु के इन वाले चीजों को। कुछ मुद्दों पे पूछ सकते हैं, लेकिन वो कैसे पूछेंगे, ज्यादा याद करना वो इश्यू निकल के आ जाती है कि याद हो नहीं सकता। अब फैक्ट्स निकल के आएंगे इसी टीबी पे, ठीक है। हम टीबी को कवर करते हैं बैकग्राउंड में। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस की इतिहास को आप देखेंगे तो रॉबर्ट कोच ही थे जो आइडेंटिफाई करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा
ये ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम देते हैं 24 मार्च 1882। 1905 में इनको इसीलिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन कह लीजिए, इसी क्षेत्र में इनको दिया जाता है। 1600 से लेके 1900 का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, यूरोप में 25 से 30% तक की डेथ की कॉज यही एक सिंगल बीमारी होती है, जिसे हम व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है, व्हाइट डेथ के नाम से जाना जाता है। ये जो लंग है ना, ठीक है ना, इस लंग में फफूंदी जम जाती है व्हाइट, इसीलिए इसको व्हाइट डेथ, व्हाइट प्लेग बोला जाता है। तो ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही इंपैक्ट करती है। और दूसरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगी, आपके किडनी को इन्फेक्ट कर सकती है, आपके दूसरे पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है, तो उसमें भी किडनी, उसमें भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी के हैं। अब ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, ये कुछ स्टेजेस ऑफ द टीबी हैं। इस स्टेज में मान लीजिए आपको 2 मेडिसिन दिया, वो भी 50% कैपेसिटी के साथ की कार्य करेगी। अगर आप सही समय पे इसको लिए, सही कोर्स किए, 6 महीने का था, 1 साल का था, खाएं तो ठीक हो गया। अगर नहीं खाएं तो ये आपको टीबी दूसरी वाली होगी, एक्सडीआर। इसमें आपको 3 से 4 मान के चलिए मेडिसिन दे दिया और इसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया 60 से 70%, और आपको ये बोला कि 6 महीने खाइए ठीक हो जाएगी। ये भी नहीं खाएं आप तो आपको हो जाएगी क्या, एक्सडीआर टीबी। इस टीबी में आपको अलग प्रकार से मेडिसिन दी जाती है, ये तो उसमें आपको अलग मेडिसिन मिलेगी और आपको उसकी पावर भी बढ़ा करके दी जाएगी। तो इन चीजों में क्या आपने समझा कि मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं? यहाँ पे इसीलिए समझा रहा हूं कि जो बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनकी इन दवाओं से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाती है, तो इसलिए ये ड्रग कार्य नहीं करता है, आप दूसरा ड्रग देना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप लापरवाही करें तो ये भी ड्रग काम नहीं करता है। जो बैक्टीरिया होता है उससे लड़ने की क्षमता उस मेडिसिन से वो डेवलप कर लेता है, इसीलिए ये वाली नई बार बार मेडिसिन दी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी टीबी की आप दवा चला रहे हैं तो वहां पे गैप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें थी स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की। देखें, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी, यहाँ पे कोई सिम्टम नहीं है, कंटेजियस नहीं है, फैलता नहीं है, और यहाँ से 3 से 4 महीने तक एंटीबायोटिक, और ये कैन प्रोग्रेस टू एक्टिव टीबी, यहाँ तक पहुंच सकता है। यहाँ पे कफ, चेस्ट पेन और फेटिक वाली चीजें आती हैं। कैन बी स्प्रेड टू अदर्स, ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक कॉम्बो 4 से 9 महीने तक, कैन बी डेडली इफ नॉट ट्रीटेड। ये चीजें बहुत हद तक है। तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत हद तक ये चीजें फैली हैं। टीबी की केस नोटिफिकेशन 2022 में क्या निकली थी, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा निकल के आ रही है, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वाली चीजें थी। ये 2022 का आंकड़ा है। टीबी टारगेट की बात करें तो 2025 तक भारत, 5 साल पहले ही, जो WHO 2030 तक किया है, उससे पहले ही हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कि इसको एलिमिनेट करना है। किसको? टीबीजी को। WHO की बात करें यहाँ पे तो ये 2030, हम लोग को कितने टारगेट पे लेके जाना है? 1 लाख पे एक केस से भी नीचे होना चाहिए। ये चीजें, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत चला रहा है क्या? तो जी हाँ, चला रहा है साहब। उस चीज के लिए तो हम लोग भर भर के कार्य कर रहे हैं। तो एनएसपी आया है, एनएसपी, तो ये एनएसपी समझिए यहाँ पे क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। कैसे हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे 2017 से 25 तक, ये प्लान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें डायग्नोसिस से लेकर के इफेक्टिव ट्रीटमेंट तक और कैसे इससे बचा जाए, सारी चीजें यहाँ पे है। स्ट्रेंथन करेगा ये रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTC-PC। तो यहाँ पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी लाया गया था। निक्षय इनिशिएटिव लाया गया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीबी पेशेंट को कैसे मैनेजमेंट और ट्रैक किया जाए। पोषण योजना निक्षय के अंतर्गत आता है, 500 रुपये आपको प्रोवाइड करेगी मंथली न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। अच्छा खाइए और तंदुरुस्त रहिए। यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी इसके अंतर्गत आता है कि आपको टेस्ट कराते रहना। प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट को भी इसमें लाया गया है, हेल्थ केयर की प्रोवाइड करिए इस प्रकार की ट्रीटमेंट, और फ्री डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सपोर्ट भी लाया गया। इनोवेटिव डायग्नोस्टिक टूल लाया गया, CBNNT। तो ये कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, ये ट्रू नेट फॉर रैपिड टीबी डायग्नोसिस, तुरंत यहाँ पे चेक हो जाता है। ये चीजें याद रखिएगा।
डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल एक्सरे वैन्स फॉर रिमोट एरिया, जो दूर दराज एरिया है जहाँ पे पहुँचना, वहाँ के लोग आना संभव नहीं है, तो ये इस प्रकार से गाड़ियों में एक्सरे वाली वैन कर करके भेजी जाती है। एक्टिव केस फाइंडिंग है, तो यहाँ पे डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करिए, ट्रीट करिए। जो लेटेंट टीबी है, लेटेंट मतलब छिपा हुआ टीबी, दिखता नहीं है, सिम्टम नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच यहाँ पे अपनाइए, अवेयरनेस लाइए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करिए। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चल रहा है, तब जा करके हम कहीं कुछ कर सकते हैं। तो इतना कुछ भारत कर रहा है, ये चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस लाठीचार्ज करिए, किसके ऊपर? ये देखिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था 13 दिसंबर को। तो 912 सीटों पे इस प्रकार के चीजें हुई हैं, लेकिन एक सीटों पे कहा जा रहा है बापू एग्जाम सेंटर जो पटना में है, वहां पे पेपर लीक हो गई। अब पेपर लीक हो गई तो यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट क्यों न करें, उनका राइट्स है। मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों पे लाठी चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि ये पॉलिटिसाइज्ड हो गया है, और होने हैं बिहार में इलेक्शन। आ रहा समझ में? होने हैं बिहार में इलेक्शन। अब पुलिस यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के बच्चों को मार दी है, ठीक है। पुलिस यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के बच्चों को मार दी है। बच्चों की एक ही डिमांड है कि री एग्जाम कराया जाए। अब री एग्जाम नहीं कराने की वजह से यहाँ पे जो बापू एग्जाम के लगभग 12,000 के आसपास बच्चे थे, उनका जो है पुनः री एग्जाम करने का एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। और ये 4-5 जनवरी के आसपास ये पेपर होने की संभावना बताई जा रही है। उसी को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे वाटर कैनन, ठीक है, प्लस लाठी चार्ज, दोनों यहाँ पे भर भर के दिया गया बच्चों को। तो ये देखिए, बच्चे टेररिस्ट नहीं है। अगर बच्चे हैं आपके कंट्री के, आपके स्टेट से निकल के आते हैं, उनकी कुछ डिमांड है, सरकार को सुननी चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो बच्चों को ही डिमांड ना सुने? तो देश तरक्की कैसे करेगा? हम डिमांड अगर कारपोरेट के सुनेंगे तो देश तरक्की करेगा क्या? यहाँ पे एजुकेशन जहाँ पे जाती है वहीं पे डेवलपमेंट जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस ही नहीं चल रही है, यहाँ पे कारपोरेट पे फोकस चल रही है। तो डेवलपमेंट किस प्रकार से होगी? इसी प्रकार से होगी कि धनी और धनी बढ़ता जाएगा उसका एरिया, और गरीब होता रहेगा, उसका एरिया कम होता रहेगा। यानी पीपुल, नंबर ऑफ द पीपुल कम होते रहेंगे। कौन? नंबर ऑफ द पीपुल इंक्रीज होते रहेंगे धनी वाली, नंबर ऑफ द जो पीपुल है वो भले बढ़ जाए, लेकिन जो आपकी इनकम है वो क्या होगी? कम होती रहेगी। तो पूरी की पूरी कहानी यही है। मेरा यही मानना है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को री एग्जाम इसलिए लेना चाहिए कि 2 पेपर सिस्टम तो ऐसे भी नहीं था, हम लोग इसी के प्रोटेस्ट में थे। ये अलग मैटर है कि आप अच्छा पेपर दे दोगे, खराब दे दोगे, ये मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन 2 एग्जाम आप कराओ मत ना। एक एग्जाम ही एक एग्जाम होना चाहिए। एक एग्जाम, ओनली 1 एग्जाम। आपका एक पेपर कहीं भी सेंटर से लीक हुआ, आप उसको खटाओ, क्यों करा रहे हो दूसरा एग्जाम? अब यहाँ पे जन स्वराज पार्टी है जिसको प्रशांत किशोर लीड करते हैं। यही प्रशांत किशोर हैं दोस्तों जो 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप एक ही पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी तो आप जीत सकते हैं, और जीत कर आते भी हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा, इनका पूरा नेटवर्क है पूरे भारत में, ठीक है। तो और प्रशांत किशोर यहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ हूं। लेकिन जब यहाँ पे लाठीचार्ज होनी होती है उससे पहले ये कुछ देर पहले चले जाते हैं। उसके बाद लाठी बरसाई जाती है बच्चों पे, वाटर कैनन इस्तेमाल होता है। तो यही पूरी कहानी थी जो यहाँ पे पॉलिटिसाइज हो रही है चीजें। दूसरी यहाँ पे साइड में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड। यहाँ पे MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हुई थी 2 से 3 दिसंबर रात को 1984 को, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे लोग अंधे हो गए, बहुत सारे लोग अभी भी प्रभावित होते हैं उससे। तो यही सारी चीजें हैं, पुलिस वहां पे आ रही है कि इसको कैसे हटाया जाए। तो देख सकते हैं उसी चीज को लिए यहाँ पे प्रयासरत है। इसरो को सभी लोग जानते हैं, एक आज के डेट में बहुत ही फेमस और रिनाउंस इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2024 की शुरुआत से लेकर के अंत तक इसरो ने बहुत बड़े कारनामे इस साल किए।
लेकिन इसी 2024 को अच्छे से जाने देना चाहता है, यानी अच्छा कुछ करके जाने देना चाहता है। उसी के लिए ये चीज़ें आपके सामने खड़ी हैं इस पिक्चर में। तो क्या है ये? सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये लॉन्च व्हीकल है जो मूव किया है, मूव टू लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन। ये सतीश धवन से कुछ चीज़ें लॉन्च करेंगी। क्या है वो चीज़ें? तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? ये आपका अर्थ है, ये आपका पोल है, ठीक है। ये वाला एरिया पोल है, ठीक है। तो ये यहां से मैं एक डिस्टेंस कर ले रहा हूं लगभग 400 to 500, ठीक है, किलोमीटर। समझिएगा, यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जो सैटेलाइट भेजी जाएगी इसी 500 के आसपास किलोमीटर तक इसको घूर्णन करेगी, परिक्रमा करेगी। पहला सैटेलाइट चेजर, दूसरा टारगेट, यही व्हीकल लेकर के जाएगी। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-60, जिसे स्पेसडेक्स मिशन नाम दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे लॉन्च होगा। इसकी डिटेलिंग भी आपको मिलेगी आने वाले दिनों में, यानी शायद कल मिल जाए। तो ये आज रात को लगभग 10 बजने में 2 मिनट पहले ही ये चीज़ें लॉन्च होंगी। स्पेसडेक्स इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है, डिमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ें इसकी आवश्यकता है। तो ये चीज़ें जाएंगी। 2 यहाँ पे सैटेलाइट हैं, आपको बता दी। तो इस चीज़ों की रीडिंग लेंगी। और ये किस चीज़ के लिए करा जा रहा है? तो हम लोग गगनयान मिशन भी रखे हैं, स्पेस, याद है कि नहीं? तो उसी चीज़ की पूरी तैयारी चल रही है कि कैसे स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन तैयार किया जाए और वहाँ पे लोगों को भेजा भी जाए। तो ये पूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे PSLV C-60 उसी की बात करी जा रही है 2024 में, और 9:58 PM पे आज रात को तैयार रहिएगा आप लोग देखने के लिए। HDX-02 जिसे टारगेट, और ये 202 kg की मिसाइल्स है जो यहाँ पे जाएगी। 2 सैटेलाइट यहाँ पे आपको मैं बताया ही हूँ, चेजर और टारगेट, ये दोनों यहाँ पे जाएंगी। तो आज ही के दिन में होने हैं, क्योंकि 2024 खत्म और 2025 आने वाला, एक दिन बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसरो की डिटेलिंग दे दिया हूँ, यहाँ पे कई बार मैं इसको बताया हूँ, तो इसको आप लोग देखिएगा। ये सारी बॉडी हैं जो इस प्रकार के कार्य करती हैं इसरो की। ये कई बार बताया हूँ, अभी बताऊंगा तो ये 5 मिनट 10 मिनट और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये उसकी पेटी बॉडी है, एब्रीविएशन भी दिया है, एक्रोनेम भी यहाँ पे दे दिया हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा। जॉर्जिया के न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे शपथ लिए हैं। इनका नाम क्या है? मिखाइल कवलेसविली। तो याद रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ लेता है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पे डिबेट कर रहा है, मूव करेगा टफेस्ट स्ट्रेटजी कैसे US को काउंटर किया जाए। तो ये तो करेंगे ही, किम जोंग उन है, याद रखिएगा इनका चीजें। तालिबान में मजेदार चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है। तालिबान यहाँ पे सुप्रीम लीडर यहाँ पे आदेश दिए हैं, जो भी लोग ट्रांसपेरेंट शीशा वाला खिड़की लगाए हैं जहां से स्त्रियां, ठीक है, दिख रही हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इस प्रकार के चीजें लगाइए, वो शीशा हटाइए तुरंत। तो यहाँ पे हट रहा है, क्यों? क्योंकि किचन में है वो, कहीं कहीं वहाँ, तो वो चीजें दिखनी नहीं चाहिए, स्त्रियों दिखनी नहीं चाहिए। स्त्रियां घर के अंदर बस होनी चाहिए, वो स्टैचू के रूप में। अब इस प्रकार की भी चीजें चल रही हैं, तो समझ सकते हैं कैसे वो रूल कर रहे हैं। रशिया, यहाँ पे रसिया और अजरबैजान वाला इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 38 लोगों की जानें चली गई हैं, जो आपको बताया इस प्रकार की मिस हैपनिंग हुई है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो अपोलोजाइज किए हैं, इस प्रकार की चीज़ें, वो इंटेंशन नहीं था लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं इस पे क्या कुछ निकल के आता है, वो चीज़ें आएंगी। इजराइल जो है लगातार यहाँ पे बम्बार्डिंग अब कर रहा है, जो सीरियन बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे 11 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो सीरिया और इजराइल और पैलेस्तीन, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको भी देखी जाएगी, कवर करी जाएगी अच्छे से डिटेलिंग में, अगर कुछ निकलता है तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी कुछ जो आपको मुझे बतानी थी। आज का द हिंदू एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।